मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों को भवभूति के रचित नाटकों, भवभूति का जन्म स्थान और उस महान नाटककार के समय, उनकी नाटकों की विशेषता या उनके कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं, इस संदर्भ में मैं छात्रों को मार्गदर्शन कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि संस्कृत साहित्य में नाटकों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नाटक समाज का दर्पण होता है। समाज की घटित घटनाओं, समाज की विधि व्यवस्था, रीति रिवाज, सामाजिक बंधन, सामाजिक संस्करणों का उल्लेख इन नाटकों के द्वारा ही अभिनय किया जाता है या दर्शाया जाता है। सर्वप्रथम बड़ी ही रुचि की बात है, खुशी की बात है, उन नाटककारों या साहित्यकारों की तरह भवभूति ने अपने नाटकों में अपने समय, वंश को छिपाया नहीं। अन्य प्रमुख नाटककार, आचार्य अपने समय आदि का उल्लेख अपने काव्यों में नहीं करते थे। फिर भी भवभूति ने अपने जो समय, वंश और नाटकों का जो उल्लेख किया है, इसका पूर्ण रूपेण अध्ययन संस्कृत साहित्य के इतिहासों के अध्ययनोपरांत स्पष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम हम यह कहना चाहेंगे कि भवभूति दक्षिण भारत में निवास करते थे और ब्राह्मण वंश से अवतरित माने जाते हैं। अर्थात भवभूति का जन्म स्थान दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था एवं माता जतुकर्णी थी। भवभूति ने अपने पितामह का भी उल्लेख किया है। उनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था, पिता का नाम नीलकंठ एवं माता का नाम जतुकर्णी था।
और हम देखते हैं कि संस्कृत विद्वानों का, कवियों या लेखकों का समय निर्धारण करना अत्यंत ही क्लिष्ट है। तथापि अध्ययनों पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटककार भवभूति का समय 750 से 800 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नाटककार भवभूति की रचना अतीव ही मनोरंजक, सांस्कारिक, सामाजिक और गूढ़ गोपनीय चरित्रों को लेकर इनका नाटक आज भी हमारे समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाटककार भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। उसमें मालती माधव उनकी प्रथम कृति है। मालती माधव को भवभूति का प्रथम नाटक या प्रथम कृति इसलिए कहा जाता है कि इस नाटक में नाटककार ने जो अपनी कुशलता को, अपनी लेखनी परंपरा को जो प्रदर्शित किया है, उसी के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मालती माधव भवभूति की प्रथम नाटक है। नाटक के लिए भरत मुनि आदि आचार्यों ने जो विषय वस्तु, कथा वस्तु का निरूपण किया है, वो सब इस नाटक में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। फिर भी इस नाटक में जो प्रणय लीलाओं का जो वर्णन किया गया है वो श्रृंगारिक है, श्रृंगार प्रधान या मालती माधव नाटक है। परंतु जो भवभूति की विशेषताएं हैं वो यहाँ अल्प दिखती है, इसीलिए मालती माधव को उनकी प्रथम कृति कहा गया है। दूसरा नाटक है महावीर चरित्र। महावीर चरितम में 7 अंक हैं। जिसमें वीर रस की प्रधानता है। महावीर चरितम अर्थात हनुमान के जीवन चरित्र से यह रामायण पर आधारित नाटक है। इन भवभूति रचित 3 नाटकों में
महावीर चरितम और उत्तर चरितम, दो नाटकों की अत्यंत ही लोकप्रियता एवं महत्वपूर्णता है। अतः आज की कक्षाओं में उत्तर रामचरितम जो उनकी तीसरी नाटक है, इसी उत्तर चरितम नाटक के संदर्भ में आज मैं अपने छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर रामचरितम जो है यह क्या है, इसमें कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, किन किन बिंदुओं की व्याख्या यहाँ की गई है, यह भाषा शैली से कितनी ही प्रौढ़ और रमणीय है। इन संदर्भों की व्याख्या मैं आज छात्रों को बता रहा हूँ। इस संदर्भ में उत्तर रामचरितम की जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार उसकी विषय वस्तु की, उसकी घटनाओं को मैं छात्रों को अवगत करा रहा हूँ। यह उत्तर रामचरितम जो नाटक है, जैसे नामकरण से ही आगे की घटनाओं की, आगे की विषय वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इसे उत्तर रामचरितम में जो करुण रस से युक्त है, करुण रस का अर्थ करुणा से युक्त, अर्थात करुण भावों से युक्त इसे नाटक की रचना की गई है। और भवभूति की तीनों रचनाओं में यह जो उत्तर रामचरितम है यह अत्यंत ही प्रभावपूर्ण है। समाज के लिए एक सांस्कृतिक झांकी को दर्शाता है, इसलिए यह उत्तर रामचरितम उस युग से आज तक ख्याति प्राप्त है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, अर्थात इस नाटक में 7 अंकों में विभाजित किया गया है। उन 7 अंकों को मैं संक्षेप रूप में आज छात्रों को बताता है। इसका प्रथम जो अंक है उसमें राम सीता को विवाह से लेकर अग्नि शुद्धि तक के चित्र दिखाए गए हैं। इससे उत्तर रामचरितम में नाम से ही स्पष्ट होता है उत्तर रामचरितम, अर्थात उत्तरकांड से इस नाटक का प्रारंभ होता है। उसके जो प्रथम जो अंक है उसमें
राम सीता के विवाह से उसके अग्नि शुद्धि तक के चित्र दिखाए गए हैं। इस अंक में लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग भगवान श्री राम करते हैं। यह घटना सर्वविदित है। इस भारत भूमि के नब्बे % तो नहीं, ये शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जो इन घटनाओं को, इन रामचरितमानस की कथाओं को नहीं जानता हो। अगर कोई हिंदू रामचरितमानस या वाल्मीकि की रामायण या गीता के उपदेशों को, श्री कृष्ण के उपदेशों को, गीता के अमृत तुल्य वाणियों को जो नहीं जानता है, नहीं सुनता है, नहीं पठन पाठन करता है, उसे हिंदू होने का कलंक ही प्राप्त होगा। और कोई हिंदू है तो राम की कथा को अवश्य जानता ही होगा, और तो इसकी विशद व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम यही देखेंगे कि इस प्रथम अंक में राम सीता के विवाह से लेकर अग्नि शुद्धि एवं ये कि अन्य व्यक्ति के दोषारोपण के कारण भगवान श्री राम लोकापवाद के कारण या सांसारिक बंधनों से बचने के कारण, सांसारिक दोषों से विमुक्ति के कारण माँ सीता जगत जननी का परित्याग करते हैं। फिर दूसरे अंक में जो सीता का परित्याग हो जाता है तो लोक उसका जन्म वन में होता है। लोक उसका जन्म होना और राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, यह दूसरे अंक की कथा वस्तु है। पुनः उत्तर रामचरितम के जो तीसरा अंक है उसमें राम का पंचवटी में पुनः आगमन होता है। राम पंचवटी में पुनः आते हैं और राम मूर्छित हो जाते हैं और माँ जगत जननी के स्पर्श से पुनः वे चेतन अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो तीसरी अंक की घटना है। उसी तरह चौथे अंक की जो कथा वस्तु है और वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, माँ कौशल्या आदि सबों का लौ से मिलन होता है। साथ चौथे अंक में जो मुनि वाल्मीकि अपनी तपस्या के कारण वन में निवास करते थे, उन्हीं के आश्रम में जगत जननी सीता निवास कर रही है और वहाँ पर अरुंधति, कौशल्या, वशिष्ठ, जनक सबों का लौ से मिलन होता है। और पांचवें अंक में लौ द्वारा युद्ध की तैयारी, जंबक अस्त्र का प्रयोग, चंद्रकेतु और लौ का युद्ध के लिए जाना इत्यादि घटनाओं का वर्णन किया गया है। फिर उत्तर रामचरित के छठे अंक में लौ और कुश चंद्रकेतु के साथ अश्वमेध द्वारा छोड़े गए घोड़ों को रोकते हैं
और लौ के साथ युद्ध होता है। यह छठे अंक का कथा वस्तु है। फिर जो उत्तर रामचरित का 7वां अंक जो है, उस 7वें अंक में वाल्मीकि आश्रम में जगत जननी माँ सीता को निर्दोष साबित किया जाता है। जो माँ सीता पर लांछना लगाई गई थी, लोकापराध के कारण राम ने जिसे जगत जननी का परित्याग किया था, उस सीता को निर्दोष सिद्ध किया जाता है। और इस 7वें अंक में लौह कुश का माँ सीता के साथ प्रभु श्री राम का मिलन होता है। और इस अंक में महाकवि भवभूति ने अपनी कलम को इतना न चमत्कृत कर दिखाए हैं, कलम की कसौटी को इतना न हृदयग्राह बना देते हैं, अवलोकनीय, दर्शनीय, पठनीय बना देते हैं, जिसके कारण भवभूति का उत्तर रामचरितम आज भी उतना ही महत्वपूर्ण, प्रशंसनीय, सराहनीय है जितना भवभूति के काल में। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भवभूति की यह अंतिम और तीसरी नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण से कुछ भिन्न दिखाई गई है। उत्तर रामचरित में जो कथा है और वाल्मीकि रामायण की जो कथा वर्ण वस्तु है, उन दोनों में थोड़ी सी विषमताएं पाई जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यह भवभूति की उत्तम रचना है। नाटकों में यह अत्यंत ही रमणीय और प्रशंसनीय है। यहाँ तक उत्तर रामचरितम के वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से देखा जाए तो वह दुखांत नाटक है। अर्थात वाल्मीकि ने जिसे रामायण ग्रंथ की रचना की है, वो अध्ययनोपरांत दुखांत सा प्रतीत होता है। परंतु भवभूति द्वारा यह उत्तर रामचरित की जो रचना की गई है, वो सुखांत नाटक है। अर्थात नाटकों की दो श्रेणी हो गई, एक दुखांत और दूसरा सुखांत। दुखांत का अभिप्राय यह है जिसके अभिनय से समाज, संस्कृति को दुख की अनुभूति हो। अर्थात इस अभिनय में, जिस नाटक में अभिनय के द्वारा किसी की मृत्यु, किसी का हरण या कोई आकस्मिक घटनाएं घटती है, तो ऐसे नाटकों को दुखांत नाटक की संज्ञा दी जाती है। सुखांत
नाटक वो है जिसके दर्शन से यह मानव हृदय आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, आह्लादित हो जाए। जिसमें बिछड़े हुए प्रेमी युगल का मिलन हो, जिसमें लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का बीमारी का अंत हो जाए या बीमारी से छुटकारा पा जाए, कोई खोया है व्यक्ति पुनः मिल जाए, वैसे नाटकों को सुखांत नाटक की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ उत्तर रामचरितम में भगवती के नाटक में जिस सीता का परित्याग किया गया था, वो सीता भगवती के नाटक में 7वें अंक में राम से पुनः मिलती है। लौह कुश का राम से मिलन होता है, भेंट होती है। इस प्रकार इसे उत्तर रामचरितम को सुखांत नाटक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने तो कहा ही है कि काव्येषु नाटकम रम्य, काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, आह्लादित होता है। ठीक उसी प्रकार यह हमारा भगवती का जो उत्तर रामचरित है, यह भी रम्य है। इसके कथा वस्तु से दर्शक प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उनके हृदय में घटित पीड़ाओं का सहज ही अंत हो जाता है। इसलिए भगवती के उत्तर रामचरितम को सुखांत नाटक की संज्ञा नाटककारों ने, साहित्यकारों ने दी है।